हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस को फिनिश कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 7.2। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन को करने के और भी मेथड है, पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक, तो अब ये जान लेते हैं कि इसका यूज आखिर कर क्यों रहे हैं। हम लोगों ने इतने अच्छे से जब सारा इंटीग्रेशन पढ़ लिया है तो इसका जरूरत क्या है करने का, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह क्यों आया जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ लिया है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, when integrand consist of f of x and f dash x both। तो यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है पहले देख लेते हैं। बोल रहा है इंटीग्रेंड। अब इंटीग्रेंड किसको कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो ये एफ एक्स फंक्शन है इसी को बोलते हैं इंटीग्रेंड। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप तब यूज करते हैं जब आपके इंटीग्रेंड में फंक्शन के साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, तब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर और जो इसका वो जो डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पर जो इसी इंटीग्रेंड का डेरिवेटिव होता है वो आपको किसी भी फॉर्म में देखने को मिलता है। यानी कि वो आपका इंटू में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, या फिर वो किसी फंक्शन में हाइड भी हो सकता है। हम लोग इस तरीके के वर्ड जो मैं बोल रही हूँ वो हम लोग आगे क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि और वो जो डेरिवेटिव होता है, जो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होता है वो आपको किसी भी फॉर्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने सपोज किया है कि वो जो इंटीग्रेंड है एफ ऑफ एक्स, उसका ये डेरिवेटिव यहाँ पर ये एफ डैश एक्स है। ओके, मैं ये क्या है आपका इंटीग्रेंड है और ये उसी का डेरिवेटिव है। ठीक, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एफ एक्स के फॉर्म में लिखा है। तो ये देखना रहेगा कि आप यहाँ पे आपको कोई फंक्शन ढूंढना रहेगा कि किस फंक्शन को मानने पर मेरा काम हो सकता है। तो यहाँ पर आप एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या है, ये तो डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेंड है, ओरिजिनल फंक्शन मतलब। तो ये पुट एफ एक्स इक्वल टू टी, मैंने इसे टी मान लिया। ठीक, स्टेप 2 क्या है हमारा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर मैंने इस एफ एक्स इक्वल टू टी का दोनों साइड क्या किया, डिफरेंशिएट किया, यानी कि अवकलन कर दिया। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो हमें एफ डैश एक्स मिलेगा कुछ इस तरीके से, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ पर मैंने इसे केवल ये डैश फॉर्म में लिख दिया है और कुछ इसमें हार्ड नहीं है। इक्वल टू, इस साइड हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सारा x वाला फंक्शन जो है एक साइड ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो हमें ये देखने को मिला। अब क्या करेंगे, स्टेप 3, रिप्लेस एफ एक्स बाई टी एंड एफ डैश एक्स डी एक्स बाई डी टी इन इंटीग्रेंड। ठीक, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये t के वैल्यू, ये जो t माने थे और यहाँ पर जो dt आया है उसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं किससे, जो हमारा ये फंक्शन दे रखा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा i फंक्शन दे रखा था, i। ठीक, इंटीग्रेशन। तो एफ एक्स की जगह पर क्या हमने ले रखा है, t। तो यहाँ पर क्या रख दिया, t रख दिया। और फिर एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पर हमारा क्या आया हुआ था, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पर dt, तो हमने dt रख दिया। अब बताइए, क्या i बराबर ये जो इंटीग्रेशन ऑफ t dt है, क्या इसका आपको समाकलन नहीं पता है? बिल्कुल पता है ना, क्योंकि इस फॉर्म में तो दिक्कत था, पर अब तो ये सिंपल हो गया। अब हमारा आगे का स्टेप क्या रहेगा, अब हम लोग ये i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ t dt को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नाउ इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब वहां पे हमारा ये फंक्शन t के फॉर्म में है, न कि x के। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के। तो क्या हो जाएगा, i बराबर, अब हमें तो ये फॉर्मूला पता ही है कि अब ये किससे सॉल्व होगा, t dt। तो इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n dx इक्वल टू x की पावर में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, हमें ये पता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर t है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में होता है तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा x t क्या है, ये सब पे हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर t है तो उसकी पावर में 1 दे रखा है तो t स्क्वायर बाई 2 मिलेगा और प्लस c कांस्टेंट तो ऐड होगा ही।
अब हमारा स्टेप 5 क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था वो x के फॉर्म में था, तो ये t तो केवल हम लोगों ने अपना काम आसान करने के लिए किया था। तो अब यहाँ पर t का वैल्यू हम लोग रख देंगे। t किसे माना था, f ऑफ x को, तो हमने f ऑफ x रख दिया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर में था और बाई 2 प्लस c वो सब रहेगा ही। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब भी अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं तो ये जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसकी हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अगर ये सब स्टेप क्लियर है तो हम लोग इस पर एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ताकि ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सेम स्टेप्स के साथ आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं इरेज कर रही हूँ इसे, पर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी से देखकर फिर इसे सॉल्व करिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव ही तो है कॉस साइन, यहाँ पर ये दोनों साथ में आ गया। तो क्या अब हम लोग इसे जैसे पिछले टाइम पे सॉल्व कर रहे थे, क्या वैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने जो मेथड पढ़ा सब्स्टिट्यूशन का, उसी के बेस पर करने वाले हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको सारे स्टेप्स यहाँ पर क्लियर करवाए हैं, उसी स्टेप्स को फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना रहता है कि टी किसे पुट किया जाए, टी किसे माना जाए, है ना। तो क्या हम लोग साइन एक्स को टी मानेंगे या फिर कॉस एक्स को टी माने, किसको मानने पर हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा? तो ये सोचिए, यही आपको यहाँ पे फंक्शन ही ढूंढना होता है ना। आपको फंक्शन ही ढूंढना है, उसके बाद आपको टी मानना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी टी मान लिया और हमारा काम ही ना बने, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए पहले आपको फंक्शन देखना पड़ेगा कि किसको टी मानने पर हमारा काम ज्यादा आसान बन रहा है। ओके, तो अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, अगर मैं यहाँ पर cos x को t मान लूं, ध्यान रखिएगा cos स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो हम लोग स्क्वायर को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सिंगल cos x को ले रहे हैं। तो लेट cos x इक्वल टू t, फर्स्ट स्टेप यही था, पहले t मानना रहता है। अब क्या करना रहता है, दोनों साइड क्या करना रहता है, डिफरेंशिएट करना रहता है, यानी कि अवकलन करना रहता है। तो क्या हो जाएगा फिर, d बाई dx। हम लोग x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अब इधर क्या हो जाएगा, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, और ये इधर का तो dt बाई dx ही हो गया। अब सारा x वाला एक साइड ले लेते हैं यहीं पर, तो क्या मिल जाएगा फिर हमें, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो अब यहाँ पर इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है कि जो हमारा ये t और dt आया है उसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो मान लेते हैं हमारा i बराबर दे रखा है, i बराबर, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि t और dt का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। तो क्या आ जाएगा फिर, i बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर साइन x dx क्या है, साइन x dx तो रिप्लेस हो गया dt की जगह पर, और माइनस एक्स्ट्रा है तो वो बाहर रहेगा। अब यहाँ पर cos x जो है वो t बन गया, cos x t बन गया, पर ये स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो अब आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, t स्क्वायर dt, और माइनस तो रहेगा ही। अब बताइए क्या ये सॉल्व नहीं हो पाएगा? इसके अकॉर्डिंग तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है। कौन सा लगने वाला है यहाँ पर, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। क्या बताइए, इस पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। तो बस यहाँ पर अभी उसी फॉर्मूले पर खोल देंगे, तो क्या मिल जाएगा, i बराबर माइनस में t क्यूब बाई 3, ठीक। तो यहाँ पर ये माइनस का माइनस रह गया, और यहाँ पर जब इसको खोलेंगे तो वो x फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे t दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो t क्यूब बाई 3 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो t का वैल्यू है वो रख देते हैं, रिप्लेस करते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन x फॉर्म में था तो x में ही देना होगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, i बराबर क्या आएगा, माइनस t की जगह पर कौन सी वैल्यू है, cos x है, तो cos x का क्यूब बाई 3 और प्लस c कांस्टेंट। अब बताइए क्या ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं था, साइन x cos स्क्वायर x था ना,
तो अब हम लोगों ने इसे सिंपल फॉर्म में लाया। मैंने बताया था कल कि जितना हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं उतना ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हम लोग का आंसर आ गया है। अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब मैंने कहा था कि जो डेरिवेटिव है वो आपको किसी भी फॉर्म में देखने को मिलता है। तो अब मान लीजिए इंटीग्रेंड है, कुछ आपको डिवीजन फॉर्म में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले सपोज किया था कि वो इनटू में है। अब हम लोग देख रहे हैं कि वो किस में है, डिवीजन। यहाँ पे फिर हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा, पुट f ऑफ x इक्वल टू t। यहाँ पर हम लोग ये जो इंटीग्रेंड था उसको t मान लिया मैंने। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो हमने जो t माना है उसको x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका f(x) क्या बन जाएगा, f(x) इक्वल टू dt बाई dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। स्टेप 3 क्या रहेगा, रिप्लेस f(x) बाई t। यहाँ पे f(x) को रिप्लेस करना है t से और f(x) dx को रिप्लेस करना है dt से इन इंटीग्रेंड में। यानी यहाँ पर जो हम लोग का i बराबर जो ये दे रखा है, जो इक्वेशन मान लेते हैं कुछ, तो यहाँ पर f ऑफ x को किससे रिप्लेस करना है, dt से, और f(x) को t से करना है। तो क्या मिल जाएगा, i बराबर dt बाई dx। तो क्या आप बताइए, क्या अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा? हमें इसका फॉर्मूला पता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि dx बाई x क्या देता है, हमें log x देता है। तो यहाँ पर x की जगह पर केवल t दे रखा है। तो क्या ये नाउ इंटीग्रेट इन विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हमें i बराबर log t प्लस c नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। कैसे, ये तो मैंने फॉर्मूले पर सिर्फ रखा। dt बाई t क्या देता है, log t देता है। t क्या है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है, ठीक, प्लस c। और स्टेप 5 क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। यानी कि हम लोग का जो क्वेश्चन अगर x फॉर्म में है तो हम लोगों को आंसर भी तो x फॉर्म में देना पड़ेगा, क्योंकि जो t है वो तो हम लोगों ने केवल अपना काम आसान बनाने के लिए किया था। तो i बराबर क्या मिल जाएगा, log f ऑफ x प्लस c, जहां पर t का वैल्यू क्या है, f ऑफ x है। ठीक, तो मैंने केवल यही सब स्टेप देखिए आपको फॉलो करना है। इसी के बेस पर अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आप लोग की माइंड में और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये सारा स्टेप आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके होंगे सॉल्व। हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ log x बाई x dx। तो देखिए ये डिवीजन फॉर्म में है, तो क्या इसे हम लोग फर्स्ट सेकंड मान के तो सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन रूल तो लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे जो सारे स्टेप्स लिखवाए थे, जो हमें यहाँ पर अभी सब कुछ देखा था, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो अपनी कॉपी खोल लीजिए और सारा जो मैंने आपको स्टेप सारे लिखवाए हैं उसे देखते हुए सॉल्व करिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि टी मानना है। तो अब यहाँ पर फंक्शन फाइंड कीजिए कि किसको टी मानने पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कॉस को मान लिया तो हो जाएगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव सॉल्व हो सकता है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि log x को मैं यहाँ पर t मान रही हूँ। यहाँ पर लेट log x इक्वल टू t। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आपको डिफरेंशिएट करना होता है दोनों साइड, और किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में मैं कर रही हूँ, तो क्या मिल जाएगा हमें, d log x बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पर log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और x वाला टर्म इस साइड भेजेंगे तो dx, ठीक, और इधर क्या मिल जाएगा dt। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर जो t और dt है उसको रिप्लेस करते हैं अपने इंटीग्रेशन के साथ। तो मान लेते हैं i बराबर है ये, लेट i बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर cos का तो cos हो जाएगा, x का यहाँ पर t हो जाएगा, ठीक, cos t। dx बाई x क्या दे रखा है, यहाँ पर dt दे रखा है, तो cos t dt। अब बताइए क्या ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ध्यान से, क्या ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस फॉर्म से मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया इतने सिंपल में, कॉम्प्लेक्स से ये सिंपल बन चुका है। तो क्या अब यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला नहीं पता है, बिल्कुल पता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा फिर हम लोगों को, कॉस का होता है साइन, और यहाँ पे t साइन t है और प्लस c आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ध्यान रखना है। आंसर इंटीग्रेशन में जब c आता है तो माइनस में होगा, यहाँ पे किस में आया है, s में, यानी साइन है तो प्लस में मिलेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन t
और t हम लोग रिप्लेस करेंगे, जो हम लोग का x फॉर्म में देना होता है आंसर, तो t की जगह पर क्या हो जाएगा log x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा फिर यहाँ पर sin log x प्लस c। तो अब देखिए क्या ये इतने कॉम्प्लेक्स से इतना सिंपल बना और मैंने उसे कितनी आसानी से इंटीग्रेट कर दिया। देखिए आसान है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग अपने आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉट इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो मैंने अभी इससे पहले कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई किए, जो इनटू में थे, डिवीजन फॉर्म में भी थे जो डेरिवेट था। अब यहाँ पर किस में है, वो हिडन फॉर्म में है। कैसे, देखिए अब हमें यहाँ पर d बाई डी एक्स जो कॉट इनवर्स है, यहाँ पर कॉट इनवर्स x, उसका हमें डेरिवेट क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये माइनस में होता है और 10 का प्लस में होता है। तो अगर ये कॉट इनवर्स देखिए ये क्या है हमारा, वो एफ एक्स है और ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स, यानी कि ये मेन फंक्शन है और ये क्या है उसका डेरिवेटिव है। तो हमें यानी अगर यहाँ पे फंक्शन मिल गया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत हार्ड नहीं फिर, है ना। तो यहाँ पर हमें किसको टी मानना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना रहेगा। तो कॉट इनवर्स को अगर हम लोग टी मान लें तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका तो डेरिवेटिव पता ही है। क्या हो जाएगा -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। हम लोग यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये dx वाला टर्म एक साइड कर देते हैं, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर t और dt का वैल्यू इस फंक्शन में रख देंगे, तो मान लेते हैं ये हम लोग का i इक्वल टू था, क्या हो जाएगा साइन की जगह पर साइन, कॉट इनवर्स x की जगह पर t हो जाएगा, ठीक। dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा dt, ठीक। और ये तो माइनस में हुआ क्योंकि यहाँ पर एक माइनस एक्स्ट्रा है, तो ये बाहर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर बस क्या कोई अलग से फंक्शन नहीं बचना चाहिए। अब बताइए साइन टी डी टी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। वहीं अगर यहाँ पर एक एक्स क्यूब बच जाता, बाई चांस अगर बच जाता, तो यानी कि हम लोगों ने टी गलत माना है, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं बचना चाहिए, ये चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। तो अब क्या हो जाएगा आई बराबर इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो साइन का तो साइन हो गया, साइन टी का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस कॉस, है ना, माइनस कॉस। तो ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, एक तो यहाँ से पहले ही था, और साइन की जगह के बाद इंटीग्रेट में क्या है माइनस कॉस, तो वो वाला माइनस इसे प्लस कर देगा और टी प्लस सी, ठीक है। कॉस टी की जगह पर क्या है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। इस बात का ध्यान रखना है, जो टी हम लोग का है वो हम लोगों ने सिर्फ अपना काम आसान बनाने के लिए किया था, तो वहीं तक आंसर आपको नहीं छोड़ना है, आपको एक्स फॉर्म में देना है। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में रूट 2 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा माइंड लगाइए कि किसको टी मानने पर मेरा काम आसान बन रहा है ना। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने एक्स क्यूब को ही टी माना है। अब एक चेक कर रहे हैं एक बार कि क्या मेरा आंसर उससे आ रहा है कि नहीं। तो एक्स क्यूब की जगह को मैंने टी मान लिया, ठीक। अब इसका क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा फिर 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स आएगा। अब इसका फॉर्मूला तो पता ही है ना, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या होता है dx की पावर n अपॉन में dx का फॉर्मूला क्या देता है, वो जो पावर होता है वो नीचे आता है और उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो हम लोग का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए x वाला फॉर्म सारा एक साइड ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। अगर अब ये t का वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या अब हमारा ये फंक्शन, ये जो आया है डेरिवेटिव, क्या आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि इसको करने का हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। तो यानी यहाँ पर ये जो हमने एक्स क्यूब को जो टी माना है वो गलत है। अब हम लोग अब इसके अलावा फिर क्या बच रहा है हमारा, रूट वाला केवल इंटीग्रेंड बच रहा है, केवल रूट वाला डिवीजन वाला। सबसे पहले तो यही हमारा होता है कि जो भी डिवीजन में होता है उसको गायब कर दें, क्योंकि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो अब यही बात हो गया। फिर अब अगर 2 प्लस एक्स की पावर 4 को टी मान ले, तो देखिए x की पावर 4 को t मानेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, 4x की पावर में क्यूब आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो अब 2 को भी ले लेते हैं ना, क्या काम है उसका, क्योंकि 2 का तो वैसे भी इंटीग्रेट 0 ही हो जाएगा, तो उसको भी ले लेते हैं, तो पूरा रूट में क्या हो जाएगा t बन जाएगा।
देखिए फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, अब हम लोगों ने क्या माना 2 प्लस एक्स की पावर 4 को t मान लिया, ठीक। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स का 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, सेम उसी फॉर्मूले से 4x की पावर में क्यूब इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। इतना स्टेप क्लियर। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, 4x क्यूब, x वाला टर्म एक साइड इक्वल टू dt। अब देखिए क्या अब हमारा कुछ इस तरीके का फंक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर x क्यूब dx है, 4 एक्स्ट्रा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको dt के पास भेज देते हैं। ऐसा तो करी से हमारा क्या आया, x क्यूब dx इक्वल टू dt बाई 4 आ गया, है ना। तो अब देखिए ये t और ये जो dt आया है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx की जगह पर हमारा क्या है, dt बाई 4 है, तो dt और बाई 4 जो ये है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रूट में 2 प्लस एक्स की पावर 4 है, तो रूट का तो रहेगा ही और 2 प्लस एक्स की पावर 4 की जगह पर t हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा, और इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा फिर, i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 1/4 तो बाहर रहेगा ही और dt भी रहेगा। अब ये जो हमारा रूट में लिखा है t, इसको 1/2 कर देंगे, ये तो पता ही है। तो जब ये अपॉन में है, जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में था ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, t की पावर में -1/2 dt। तो अब बताइए क्या इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता है, बिल्कुल पता है, क्या होता है, x की पावर n dx इक्वल टू में क्या मिलता है, x की पावर में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। बस इसी पर अब हमें इसको रख देना है, तो क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू 1/4 तो बाहर रहेगा ही और इंटीग्रेशन का साइन और dt उस फॉर्मूले के साथ ही हट जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, t की पावर में -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1, है ना। और यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट तो ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 और इसको 2 1 जा 2 प्लस और -1 यानी कि 1/2 आएगा, तो t की पावर में 1/2 अपॉन में 1/2 और प्लस सी कांस्टेंट। अब i बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 और इस 1/2 को अगर ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 से 2/1 यानी कि 2/4 हो जाएगा और t की पावर में हाफ प्लस सी, i बराबर ये कट जाएगा, 1/2 मिल जाएगा और इसको 1/2 को हम लोग रूट में लिख सकते हैं, तो रूट t प्लस सी, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग को सिर्फ रूट ये t में आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x फॉर्म में था, तो t की जगह पर क्या हमें माना था, 2 प्लस एक्स की पावर 4, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स की पावर में 4 अब बाई 2 प्लस सी। इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है कि टी फॉर्म में आंसर छोड़ दें, है ना, वरना नंबर कट जाएगा, क्योंकि हम लोग का ये टी फॉर्म में तो पूछा नहीं था, एक्स फॉर्म में पूछा है, तो क्या कर देंगे, टी की जगह पर जो वैल्यू था वो रख देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा वो जो डेरिवेटिव होता है, जो किसी भी फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में जो भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सब को ड्राइव करके देख लेते हैं। तो अब हमारे इस चैप्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन फॉर्मूला है वो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यानी यहाँ पर जो भी सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 फॉर्मूले लिखे हैं और ये 4 फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल टू क्या होता है, log sec x प्लस सी, ठीक। और सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू क्या होता है, mod sin x प्लस सी, है ना। थर्ड क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस 10x प्लस सी। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में सेट होने चाहिए। और एक बात और कि जो 4 फॉर्मूले हैं ये आपको क्वेश्चन के तौर पर भी दिए जाते हैं सॉल्व करने को, यानी आपको इन सारे फॉर्मूले को ड्राइव करना होता है कि ये 10x इक्वल टू ये सब कैसे आया है।
तो मैं इसको एक एक करके सारा अभी ड्राइव करवा देती हूँ, लेकिन आपके माइंड में ये सारे फॉर्मूले अच्छे से सेट होने चाहिए, क्योंकि आप बार बार आप समय इसको ड्राइव करके निकालेंगे। इससे अच्छा है कि आपके माइंड में वो सेट रहे तो ज़्यादा बेटर है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले मेन हैं। देखिए मैं अपने फर्स्ट फॉर्मूले को ड्राइव करने जा रही हूँ। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हमें यहाँ पर जो इस साइड वाला है वो हमें दिया गया है और इस साइड का हमें प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 10x dx। ठीक, तो यहाँ पर जो हमें 10x का तो केवल डिफरेंशिएट पता है, क्या होता है sec स्क्वायर x, पर इंटीग्रेशन फॉर्म में तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसे हम लोग, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या 10x को हम लोग साइन बाई कॉस के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में याद कीजिए लिख सकते हैं। 10x को हम लोग साइन बाई कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये साइन बाई कॉस में है। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन में ये पता होता है कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कभी भी डिवीज़न में नहीं आना चाहिए, यानी इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ हो और हम लोग उसे फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि अभी तक तो नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सबसे पहले हटाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग t मान लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू टी मान लिया। अब इसका दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या फिर क्या मिलेगा हमें, cos का मिल जाएगा माइनस साइन x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ध्यान रखना है डिफ्रेंसिएशन में जब जो ये क्वेश्चन है वो c में रहे तो उसका आंसर माइनस में आता है। तो क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर सारे x वाले टर्म्स को एक साइड रख लेंगे, क्या हो जाएगा, dt मिलेगा। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस फंक्शन में अपना रख देंगे। तो अब आगे का स्टेप फिर क्या मिल जाएगा हमें, i इक्वल टू, इसे i मान लेते हैं। ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx की जगह पर क्या है हमारा dt है, पर ध्यान से यहाँ एक माइनस भी है तो ये क्या कर जाएगा, माइनस dt देगा, माइनस dt। और यहाँ पर cos x की जगह पर क्या है, t है, तो dt बाई टी। तो अब बताइए क्या इसको सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहा या फिर इसको, क्योंकि हमें तो dt बाई टी का तो फॉर्मूला पता है, पर यहाँ पर 10x का फॉर्मूला हमें नहीं पता था। तो यहाँ पर dt बाई टी क्या देगा हमें, log t में देगा आंसर, इतना तो पता ही है। क्या हो जाएगा फिर, माइनस log t प्लस c कॉन्स्टेंट। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारा t फॉर्म में इसको छोड़ना बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या है, x फॉर्म में है, x के रेस्पेक्ट में हुआ था। तो हम लोग t की जगह पर क्या उसका वैल्यू जो है रख देंगे। क्या दे देगा, i इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c। तो अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगने वाला है। अब यहाँ पर हमें log का एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, देखिए क्या होता है वो, सिंस m log n इक्वल टू log की पावर m। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ये वाला माइनस आपका m है, ये log हो गया और ये n है, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इनवर्स फॉर्म में जाएगा, है ना। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x इनवर्स प्लस c। मेरी बात आई समझ में, मैंने इस माइनस को m की जगह रखा, log की जगह log हो गया, cos x की जगह पर n। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m log n हमें क्या देता है, log n की पावर में m, यानी कि ये m कहाँ करता है, जंप कहाँ जाएगा, इस cos x के पावर में, यानी -1 देगा। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, अब हमें यहाँ पर cos x इनवर्स में है, तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई चीज़ ऊपर माइनस से नीचे आएगी तो प्लस में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई cos x प्लस c। यहाँ पर यही डिनोट कर रहा है कि जो cos है वो अपॉन लिखा गया है। अब यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 बाई cos क्या होता है, sec x होता है। तो क्या मिल जाएगा, log mod sec x प्लस c। क्या बताइए, मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर लिया है। देखिए log sec x प्लस c, log sec x प्लस c। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हुई है तो मुझे बताइए। देखिए हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx हमें क्या देता है, log sin x प्लस c। तो चलिए इसको भी फटाफट से ड्राइव करते हैं। ठीक वैसे ही क्या करेंगे, सबसे पहले cot x को लिख लेते हैं, cot x dx। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cot हमें क्या देता है, cot हमें क्या देता है, cos बाई साइन देता है।
cos x अपॉन में sin x हो जाएगा और यहाँ पर dx। इसके बाद क्या कर सकते हैं, cos x अब बाई sin x है। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन में कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में आती है तो हम लोग उसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, sin x है, तो इसी को t मान लेते हैं। क्या हो जाएगा फिर, sin x इक्वल टू t मान लिया। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू dt बाई dx। अब यहाँ पर ये sin x है, यानी हम लोग का क्वेश्चन जो है वो c से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये एक ट्रिक है याद करने का, ताकि आप लोग एग्जाम में जो गलती है वो नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस x वाले टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे तो क्या दे देगा, cos x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे। क्या मिल जाएगा फिर, मान लेते हैं वो i इक्वल टू है और यहाँ पर cos x dx हमें क्या दे रखा है, dt। ठीक, और ये cos t sin t हमें क्या दे रखा है, t दे रखा है। तो dt बाई t हमें क्या देता है, log t देता है ना। i बराबर log t प्लस c। ठीक, अब हमें यहाँ पर t फॉर्म में आंसर देना बिल्कुल सही नहीं है, तो इसे t फॉर्म में छोड़कर क्यों अपना नंबर कटवाने जाएं, है ना। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। क्या हो जाएगा, i इक्वल टू क्या दे देगा, log हो जाएगा, और t की जगह पर क्या वैल्यू था हमारा, sin x है, log sin x प्लस c। देखिए कितनी आसानी से ये भी ड्राइव हो गया है। क्या था, cot x dx का फॉर्मूला क्या होता है, log sin x प्लस c। देखिए cot x dx का फॉर्मूला क्या है, log sin x प्लस c। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड ये फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। ठीक, अब हम लोग थर्ड ड्राइव करते हैं। हम लोग अपना थर्ड फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक, तो पहले देखिए क्या करते हैं, पहले इसी को उतार देते हैं। क्या है, i इक्वल टू sec x dx, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हमें इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता है जो sec x को थोड़ा सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक से 1 बाई कॉस हमें क्या देता है, sec x देता है, पर इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि वैसे भी ये तो डिनोमिनेटर में cos x है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो कुछ फायदा तो मिलेगा नहीं। अब क्या कर सकते हैं, हमें डिफ्रेंसिएशन में तो फॉर्मूला पता है ना। डिफ्रेंसिएशन में क्या पता है कि हमें d बाई डी एक्स सेक एक्स हमें क्या देता है, सेक एक्स इंटू 10x देता है। ठीक, और हमें 10x क्या देता है, सेक स्क्वायर x देता है। हमें सिर्फ यही दो फॉर्मूला पता है जो यहाँ पर बहुत काम आएगा। ठीक, क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमें कुछ अगर ये फॉर्मूला बना देंगे तो मेरा ये आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले क्या करते हैं, जो हमें लाना है उसी का हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। फॉर्मूले को साइड करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था, सेक x प्लस 10x को इंटू करिए और डिवाइड करिए, है ना। तो अब यहाँ पे करते हैं क्या, सेक x प्लस 10x अपॉन में यही चीज़ से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, इस सेक x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर x, सेक और सेक स्क्वायर x, बीच में प्लस है तो प्लस, सेक x 10x, सेक x इंटू 10x। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक x 10x तो रहेगा ही। ठीक, सेक x प्लस 10x और ये सारा ब्रैकेट में करके dx। ठीक, अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन में ये भी पढ़ रखा है कि अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में आती है तो उसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करते हैं, इस सेक x प्लस 10x को ही t ले लेते हैं। क्या करते हैं, इस सेक x 10x को ही t ले लेते हैं। सेक x प्लस 10x इक्वल टू t, है ना। अब देखिए, अब हमें सेक x का भी डिफरेंशिएट पता है और 10x का भी डिफरेंशिएट पता है। क्या है, देखिए यहाँ से मैंने कहा था ये सारा फॉर्मूला आपको काम आएगा, है ना। तो अब दोनों साइड क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सारा हम लोग x वाला एक साइड ले लेते हैं। सेक x 10x तो यहाँ पर है, प्लस सेक स्क्वायर x यहाँ पर है, तो यानी इस पूरे की जगह पर dx के साथ क्या दे देगा, dt दे देगा, है ना। तो यहाँ पर आगे क्या सॉल्व हो जाएगा, फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इस जगह रख रहे हैं, क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की जगह पर dt दे रहा है, अपॉन में सेक x प्लस 10x हमें क्या दे रहा है, t दे रहा है, तो dt बाई टी। हमें dt बाई टी का फॉर्मूला तो पता ही क्या होता है, log t होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू log t प्लस c।
अब हमें ये भी पता है कि हमें टी फॉर्म में आंसर को छोड़ना नहीं होता है, तो टी की जगह पर हमारा क्या है, टी की जगह पर sec x प्लस 10x है, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, i इक्वल टू लॉग sec x प्लस 10x प्लस c। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड फॉर्मूला भी ड्राइव हो चुका है, इसी के बेस पर ही फोर्थ वाला है। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में, sec x प्लस 10x चाहिए था, अब वो हमें यहाँ से मिल नहीं रहा था, तो ये मैथ है, हम लोग मान सकते हैं, तो मैंने क्या किया, जो हमें चाहिए उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हमारा इस क्वेश्चन पे इस तरीके से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर मेरा काम आसान हो सकता है ना। तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया है। तो हम लोग अपना फोर्थ डेरिवेशन अब ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला क्या है, cosec x dx इंटीग्रेशन में है, तो हमें क्या दे रहा है, log cos x माइनस cot x। ये क्वेश्चन, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो भी थर्ड वाले के जैसा ही है। हमें sec x कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया था, जो हमें फॉर्मूले में पूछा था मैंने वही रख दिया था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो मैंने आपको ये हिंट दे दिया है और आप लोग ये ड्राइव करेंगे। ठीक जैसे मैंने तीसरे वाले को ड्राइव किया है वैसे ही ये फोर्थ वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ड्राइव कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क में मैं दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस तरीके से तो हमारा चारों फिर फॉर्मूला खत्म हो चुका है, मैंने इसे ड्राइव कर दिया, बाकी एक आपका होमवर्क है।